हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस ब्लॉग। तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में। उससे पहले जितने भी अलायंस हुआ है और जितने भी सीक्रेट अलायंस हो रहे थे तो उस सबको हम देख रहे थे। तो इससे पहले वाले में हम लोगों ने ट्रिपल अलायंस के बारे में देखे थे, जिसमें देखे थे कि किस तरह से जर्मनी ने अपना अलायंस बनाया था। ठीक, तो ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी और हाँ, ये दोनों जो मेन प्लेयर हैं, इसका किस तरीके से अलायंस है और इसकी क्या पॉलिसी रही है। फ्रांस को किस तरीके से इसने आइसोलेट कर दिया। फिर रसिया के साथ जब तक बिस्मार्क था उस टाइम में किस तरीके से उसको रसिया को अपने साथ रखने का काम किया था। या उसके बाद फिर देखेंगे इटली के साथ, इटली को भी मतलब सपोर्ट किया था जब मेडिटेरियन सी में, जब अफ्रीकन नॉर्दर्न अफ्रीका में जब फ्रांस और ब्रिटेन ने एक्सपांसन स्टार्ट किया था, तो फिर इटली को इससे प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि अब देखोगे तो मैप में तो इटली के नियर था उससे। तो उस तरीके से इस तरीके तो पिछले वाले में हम लोगों ने देखे थे ट्रिपल अलायंस वाला था। अब नेक्स्ट देखेंगे जो ये इसके अपोजिशन में जो ग्रुप बना है उसके बारे में देखेंगे। ठीक, इसके अपोजिशन में जो ग्रुप था, उस ग्रुप में देखो अभी हम लोग जो अभी इसको पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, इसका मेन पॉइंट ऑफ व्यू है, हम इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम देख रहे हैं। प्योर हिस्ट्री इसमें हम नहीं पढ़ रहे हैं। प्योर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में जाके हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। बट अभी इंटरनेशनल रिलेशन में के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, जो किस तरीके से हिस्ट्री में कंट्री के बीच में अलाइंसमेंट जो हुआ है, उसके पीछे क्या मतलब कहानी रही है। ठीक है, उसका किस तरीके से प्रकशन हुआ है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं। प्रेजेंट के बहुत सारे सिनेरियो में हम लोगों को बहुत कुछ क्लियरिटी मिलेगा। जैसे कि मान लो कि क्वाड है, तो क्वाड को एक तरीके से हम क्या मानते हैं, साउदर्न सी या चाइना को कंटेन करने के लिए। ठीक, चाइना को कंटेन करने के लिए। तो आप इसको यदि देखो तो जर्मनी देखो, जैसे जर्मनी था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले, तो जर्मनी को कंटेन करने के लिए फिर फ्रांस ने क्या किया। फ्रांस फ्रांस क्या करता है, ब्रिटेन के पास जाता था। अब इसके इसके बीच में रिलेशन को बेटर करने का कोशिश करता था, जबकि ये भी कॉलोनी के लिए, ये भी और इन दोनों के बीच, दोनों इम्परलिस्ट थे, दोनों कॉलोनाइजेशन के लिए फाइट कर रहे थे। अफ्रीका में इन दोनों को भी प्रॉब्लम होता था, लेकिन क्या करते थे, उस प्रॉब्लम को फिर सॉर्ट आउट कर लेते थे, वैसे ही सॉर्ट आउट कर लेते थे। ठीक, फिर देखो रसिया, अब देखो जर्मनी, देखो जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ कोई अब बहुत इसका बहुत कॉर्डियल नहीं था, लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी क्योंकि उसके नियर था, बगल में था, इसलिए ऑस्ट्रिया हंगरी को चाहता था कि भाई साथ में रखें। तो इसलिए इसको क्योंकि एज ए बफर की तरह ऑस्ट्रिया हंगरी काम करता है। यदि रशिया अटैक करता जर्मनी के ऊपर तो बफर की तरह काम करता था। ठीक, तो यहाँ पे ये बनते थे। तो उसी तरीके से देखो, जैसे कि मान लो क्वाड में देखो तो क्वाड में कौन कौन से है, इंडिया है, अमेरिका है, जापान है। ठीक, और इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, चार ऑस्ट्रेलिया है। अब देखो इंडिया है भाई, तो हमें साउथ चाइना सी से हमें क्या लेना देना है, हमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, ये चीज़ है कि एशिया के अंदर अब यदि सुपरमेसी चाइनीज अपना दिखाता है, चाइनीज पहले क्या दिखाता है, एक रीजनल सुपरमेसी दिखाता है, तब वर्ल्ड सुपरमेसी दिखाता है। तो उसको काउंटर करने के लिए ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें साउथ चाइना सी में जाने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, साउथ चाइना सी क्या है, साउथ चाइना सी में इंटरेस्ट में किसका है, अमेरिकन का इंटरेस्ट है, क्योंकि अमेरिकन पैसिफिक में, पैसिफिक ओशियन के अंदर उसको किसी भी तरीके की ताकत नहीं देखना चाहता है। ऐसे ही आप देखोगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान को जिस तरीके से अमेरिका ने पीटा था, उसके पीछे एक रीजन ये भी था, क्योंकि जापान ने क्या किया, अपना मिलिट्री इतना स्ट्रांग कर लिया, अपना नेवी इतना स्ट्रांग कर लिया, तो नियर टू अमेरिकन वेस्टर्न कोस्ट तक पहुंच जाता था, जिसकी वजह से अमेरिकन चाहता था कि भाई इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। ठीक, उसी तरीके से अब उस आज प्रेजेंट में आप देख सकते हो, चाइनीज जिस तरीके से उसका मिलिट्री पावर स्ट्रांग हो रहा है, तो अमेरिकन को वो अच्छा नहीं लगता है। ठीक, एक राइवल है। अब क्या प्रॉब्लम है वो अलग, बहुत सारे फैक्टर्स वो जब डिस्कस करेंगे तब, इकोनॉमिक क्या प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक क्या टसल्स है, उसके बाद उसमें देख सकते हैं स्ट्रेटजिक पे क्या टसल्स है। ठीक, दूसरा चीज़ ये देख सकते हो, यदि आसियान कंट्री है, आसियान का जो फॉर्मेशन हुआ था वो किसने बनाया था, अमेरिकन ने बनाया था। किसको काउंटर करने के लिए, कम्युनिज्म को काउंटर करने के लिए, और नेम के तरफ नहीं जाने के लिए, क्योंकि अमेरिकन नेम को भी एक तरीके से मानता था, सॉफ्ट कम्युनिस्ट मानता ही था अमेरिकन, क्योंकि उसमें अभी यदि देखोगे तो नैम में कौन था, यूगोस्लाविया का जो मार्शल टीटो, नहीं नहीं, आई थिंक मार्शल टीटो था कि कोई था, यूगोस्लाविया का लीडर था इसका मेंबर। और देखोगे यूगोस्लाविया का, तो यूगोस्लाविया पहले क्या था, कम्युनिस्ट कंट्री था, लेकिन उसमें स्टालिन का इंटरवेंशन जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तब जाके
तब जाके जो वहाँ का मतलब आई थिंक टीटो था। जो टीटो है उसने क्या किया कि पहले स्टालिन को बोला कि तुम बाहर निकल जाओ, मैं खुद अपना संभाल लूंगा, तो फिर कंट्री को थोड़ा डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ये सब कॉन्सेप्ट लेके आया। अदरवाइज वो देखो हार्ड सोल देखोगे तो वो कम्युनिस्ट ही था। तो फाउंडर में आ जाता है मार्शल, ये टीटो का नेम आ जाता है। तो अमेरिकन क्या मानते हैं, नेम को मानते थे। ये भी जो नेम है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, ये भी एक तरीके से सॉफ्ट कम्युनिज्म ही है। तो इसको काउंटर करने के लिए आसियान बनाया था, आसियान को बनाया था। अब आसियान पर अभी किसका, आप आसियान पे यदि देखोगे तो अभी चाइनीज़ का क्या बढ़ रहा है, चाइनीज़ का सुपरमेसी बढ़ रहा है। चाइनीज़ इसको क्या करता है हमेशा, मिलिट्री डोमिनेंस करता है इधर, ठीक। तो इसीलिए इसके अगेंस्ट आप क्वाड क्वाड का देखोगे, क्वाड का फॉर्मेशन हुआ है। अब देखिए लेकिन कहने के लिए तो बहुत है, जब भाई हम रेयर अर्थ मटेरियल में हम एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे, फिर उसके बाद इकोनॉमिक कॉपरेशन होगा, फिर इन्वेस्टमेंट कॉपरेशन होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी आसियान कंट्री है इन्वेस्टमेंट इसमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। तो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी चाइनीज पे बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली है कि उसको चाइनीज डोमिनेंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दैट्स वाई क्वाड के अंदर एक इन्वेस्टमेंट का भी पॉलिसी लेके में जो इन्वेस्ट भी करेंगे, बॉन्ड वॉन्ड भी निकालेंगे, ये चीज़ है। लेकिन अभी इसको यदि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से टाइम के देखोगे तो उससे आप कंपेयर कर सकते हो, जो भाई उस टाइम जो बनता था किस तरीके से कोई भी अलायंस बनता था, अभी क्या है। तो अभी देखो जैसे कि इंडिया है, तो हमारा तो डायरेक्ट साउथ चाइना सी में कोई इतना इंटरेस्ट है नहीं। हाँ ये चीज़ है भाई, चाइनीज सुपरमेसी या चाइनीज रीजनल पावर, या इसको हम टैकल करने के लिए हम उसको जा सकते हैं। वैसे हमारा इंटरेस्ट कहाँ है, इंडिया इंडो पैसिफिक में, इंडियन ओशियन में है। नॉट पैसिफिक में उतना नहीं ज़्यादा इंटरेस्ट में, इंडो मतलब इंडियन ओशियन में है। इसी को हमें संभालने के लिए कम से कम हमारे पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, जो कि अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। यदि इंडियन ओशियन में आप देखोगे तो इंडियन ओशियन में यदि आप देखोगे तो इंडिया को कितना चाहिए, कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए। एक तो ये कहाँ हो गया, एक तो आपको ये अफ्रीका हो गया, ये हो गया अफ्रीका हो गया ये। तो एक रेड सी हो गया, इसको कंट्रोल करने के लिए। एक हो गया मलक्का स्टेट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे, एक इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार, ये भी क्या है कि एयरक्राफ्ट कैरियर ही है, आइलैंड। और दूसरा क्या हो गया इधर, इधर जो ये हो गया ये अफ्रीका का जो ये पॉइंट है, ठीक, केप ऑफ गुड होप, ये वाला है मेडागास्कर सब यहाँ पर जो है, यहाँ पे एक, यहाँ पे साउदर्न साउदर्न ओशियन को कंट्रोल करने के लिए तो हमें 3 के एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, ठीक। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए। तो अभी हमें मतलब इधर साउथ चाइना सी में क्या, हाँ जब चाइनीज इधर बढ़ने लगता है, ज़्यादा इसका इंटरवेंशन हो जाता है, तब हमें साउथ चाइना सी की तरफ होता है, मलाबार एक्सरसाइज करते हैं, ये सब करते हैं, ठीक है। वैसे नहीं है। तो क्वाड को उस सब पॉइंट व्यू से आप देख सकते हो। दूसरा यदि अमेरिकन का अभी देखो कि प्रेजेंट का पॉलिसी, वो पाकिस्तान को गोद में खिला रहा है, ठीक। गोदो ईटा खिला रहा है, तो भाई हमें क्या ज़रूरत है, तुम अपना देखो क्वाड के अंदर तुम्हें क्या इंडो पैसिफिक पैसिफिक ओशन में क्या करना नहीं करना है। हम ढीला कर देंगे क्वाड, हम यदि ढीला कर देंगे अपना अप्रोच, तो क्या होगा, क्वाड कमज़ोर हो जाएगा। अभी भी ये भी सुना मतलब आ रहा है कि क्वाड में फिलीपींस को लेके आएगा, इंडिया को रिप्लेस कर। भाई इंडिया को नहीं तुम लोगे तो तुम्हारा क्वाड एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया यहाँ पे बिग पावर है ये, ठीक। इंडिया इमर्जिंग वर्ल्ड पावर है इंडिया एक तरीके से। थर्ड फोर्थ पोजीशन पे इंडिया को आप रख सकते हो मिलिट्री इकोनॉमिक इसमें। तब इंडिया का हटा के क्वाड का एग्जिस्टेंस क्या रहेगा, कोई उसका वैल्यू ही नहीं रहेगा। तो हम अभी प्रेजेंट को थोड़ा सा आपको बताएं, अब हम वर्ल्ड, अभी हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में देख रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में देख रहे हैं, तो ट्रिपल अलायंस तो देख लिए थे। अब देखो ट्रिपल अलायंस तो देख लिए थे, अब हम उसके अगेंस्ट में जो बना था गुट, उसके पीछे का हम रीजन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि फ्रांस के अंदर ये प्रॉब्लम था, जब भाई जर्मनी ने उसको क्या कर दिया था, आइसोलेट कर दिया था, ठीक। आइसोलेट कर दिया था विस्मार्क के टाइम में, 1871 के बाद से। 1871 में फ्रांस और जर्मनी के बीच में लड़ाई हुआ था, और बैटल इसमें इसका जो अल्सेस लारेन वाला एरिया था ये कैप्चर कर लिया था, ठीक। स्लेज्विग होल्स्टीन जो था लग्जमबर्ग वाला, वो उससे ले लिया था जर्मनी ने, ठीक। तो जर्मनी बहुत स्ट्रांग बन गया था और फ्रांस को अपना अकेला छोड़ दिया था। अब फ्रांस को अपना हेल्प की तो जरूरत था, तब फ्रांस अ, किसके साथ बचा, कौन, ब्रिटेन। ब्रिटेन बचा। ब्रिटेन के साथ ये प्रॉब्लम था कि ब्रिटेन चाहता था तो भाई बैलेंस ऑफ पावर बना के रहे। ब्रिटेन ज़्यादा अपना यूरोप के पॉलिटिक्स में वो इंटरफेयर नहीं करता था, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता था, जब तक कि वो देखता कि भाई बैलेंस ऑफ पावर बना हुआ है, कोई इतना स्ट्रांग नहीं हो गया। जैसे कोई बहुत स्ट्रांग हो जाता तब ब्रिटेन उसमें इंटरवीन करता है। इधर जर्मनी क्या किया था, अपने इंपरलिज्म को बढ़ाने के लिए और एक तरीके से अपने को आपको डोमिनेंस करने के लिए नेवल पावर को स्ट्रांग करना कोशिश किया था। जैसे नेवल पावर कोई स्ट्रांग करता तो ब्रिटेन को वो पसंद नहीं आता, तो ब्रिटेन भी चाहे भाई नहीं, बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ रहा है, इसीलिए हमें भी गुट बनाना जरूरत है, हमें भी यूरोप में इंटरवेंशन करने की जरूरत है। तो इसीलिए फिर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में बात होना शुरू हुआ। लेकिन एक इसके बीच में क्या हुआ था, एक एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। ये प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई, दोनों इम्पीरियलिस्ट कंट्री थे, और जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उस दोनों यहाँ पे दोनों भाई
चाहते थे जो हम भी इसको अफ्रीका में ये एरिया हम कंट्रोल करें, ये एरिया हम कंट्रोल करें, इसको लेकर। तो सूडान को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में प्रॉब्लम हो गई जी भाई। अ, जो अब सूडान को कंट्रोल कौन करेगा, सूडान को कॉलोनी कौन बनाएगा, ये लेकर प्रॉब्लम हो गया। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस ने बोला कि चलो भाई कोई नहीं, इस प्रॉब्लम को खत्म करते हैं, यहाँ पे हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रांस भी देख रहा था हमें यूरोप में जर्मनी को यदि काउंटर करना है तो हमें कोई मित्र चाहिए, कोई ऐसा फ्रेंड चाहिए जो हमें स्ट्रांग करे। ठीक। तो फिर ये दोनों यहाँ सूडान वाले जो प्रॉब्लम था उसको, प्रॉब्लम क्या था, यहाँ पे दोनों कॉलोनी चाहते थे, तो इसको कंट्रोल करने के लिए दो प्लेयर आ गए, बोला कि हम सूडान को कॉलोनी बनाएंगे तो हम बनाएंगे, तो ये प्रॉब्लम था वहाँ पे। ठीक है, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम अभी गहन अध्ययन में नहीं जा रहे। ठीक। तो अब क्या हो गया, तो दोनों बीच में दोनों बैठे और बोले कि चलो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। तो फिर फ्रांस और ब्रिटेन, बट फ्रांस ने बोला कि चलो भाई ऐसा करते हैं, तुम ब्रिटेन ये वाला पार्ट जो है जो इजिप्ट कहते हैं, ये इजिप्ट बोला जो है, बोला कि इजिप्ट में तुम अपना यदि चाहोगे तो जो तुम कंट्रोल करना चाहोगे तुम करो, हम वहाँ पे तुम्हारा हम तुम्हें इंटरवीन नहीं करेंगे। ठीक है। और ब्रिटेन ने बोला चलो ठीक है कोई नहीं, ये मोरक्को वाला पार्ट जो भी है यहाँ पे तुम अपना कंट्रोल करोगे, तुम इसे कॉलोनी बनाओगे तो हम तुम्हें नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, मतलब तुम्हारा हेल्प करेंगे, तुम्हें हम काउंटर एक तरीके से हम विरोध नहीं करेंगे, अपोजिशन में हम नहीं जाएंगे। ठीक। उसके बाद दोनों स्ट्रेटिफाइज भाई एक दूसरे के ऊपर हमला होगा तो मतलब न्यूट्रल रहेंगे, दोनों के बीच में यही अलायंस हुआ था, मतलब एक ये एक तरीके से एक फ्रेंडशिप करने का एक था, तो दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो गया, ब्रिटेन फ्रांस। तीसरा देखते हैं इस अलायंस में, इस अलायंस के अंदर एक तीसरा प्लेयर आता है रसिया। अब देखोगे रसिया के साथ क्या है, जब तक बिस्मार्क था तो बिस्मार्क रसिया को हमेशा बहला फुसला के अपने पास रखता था, रसिया को इधर उधर नहीं जाने देता था। ठीक। लेकिन बिस्मार्क को क्या किया, जो जर्मनी का जो विलियम सेकंड आया था, उसने बिस्मार्क को प्राइम मिनिस्टर के जो पोजीशन था उसे हटा दिया था, बिस्मार्क चला गया था। ठीक। बिस्मार्क को हटाने के बाद ये जो विलियम सेकंड था, इसलिए कहते हैं लीडरशिप, लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए, लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यदि लीडरशिप आपका स्ट्रांग है, उसका स्ट्रांग है तो कंट्री प्रोग्रेस करेगा। तो विलियम सेकंड ने क्या किया था, इसने एक मंत्र आत्ममुग्धता में, मतलब कि सेल्फ ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, उस वो ओवर कॉन्फिडेंस में था जो भाई हमें किसी की जरूरत नहीं है, कोई नहीं। तो इसने क्या किया था, रसिया के पर उतना ध्यान नहीं देता था, रसिया के साथ इतने अलायंस बनाने की कोशिश नहीं की, रसिया को ये थोड़ा सा आइसोलेट मतलब छोड़ दिया था। ठीक। लेफ्ट छोड़ दिया था। रसिया को सोचा जब भाई ठीक है, और ये रसिया को इधर छोड़ दिया, और ये जो था जर्मनी के लिए तो ऑस्ट्रिया हंगरी तो बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों था, क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी एक बफर स्टेट की तरह काम करता था। ठीक। और ऑस्ट्रिया हंगरी से प्रॉब्लम किसको था, रसिया को था, किस किस पॉइंट को लेकर, क्योंकि स्लाव रीजन को लेकर था। ठीक। स्लाव रीजन को लेकर था। आई एम जस्ट कमिंग टू दिस पॉइंट। ये देखिए, जर्मनी हो गया, ये ऑस्ट्रिया हंगरी हंगरी हो गया, और यहाँ पे ये स्लाव रीजन था। यहाँ पे एक कंट्री था कौन, सर्बिया था। सर्बिया के बारे में तो बताए थे, जो कि नेपोलियन के टाइम में सर्बिया इससे अलग हो गया था, मतलब सर्बिया पे पहले कंट्रोल, ये पूरा किसका पार्ट था, ये स्लाव वाला रीजन था, बाल्कन स्टेट जो भी है वो किसका, ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था ना। ठीक। ऑटोमन जब वीक हुआ नेपोलियनिक वॉर के टाइम में, मतलब वीक होता गया, तो इससे कंट्री अलग होते गए, तो सबसे पहले कौन हो गया, सर्बिया अलग हो गया था। ठीक। सर्बिया यहाँ पे कंट्री था। और ये जो स्लाव एथनिक ग्रुप के जो लोग हैं, ये रसिया में भी है, ये इधर भी है, ऑस्ट्रिया हंगरी में भी थे, सर्बिया में भी थे। ठीक। तो ऑस्ट्रिया हंगरी को लेकर रसिया को प्रॉब्लम था। ठीक। और ऑस्ट्रिया हंगरी को ज़्यादा प्रेफरेंस जर्मनी इसको अपने साथ रखता था, क्योंकि इसके साथ क्या था, बॉर्डर टच करता था, एक बफर स्टेट की तरह काम करता था। ठीक। जर्मनी ये सोचता था तो भाई कोई भी रसिया की तरफ से अटैक होगा तो पहले ऑस्ट्रिया हंगरी पे होगा ना, तब मेरे पास आएगा, तो ये बफर की तरह काम कर रहा है। ठीक। तो इसीलिए टू फ्रंट मैंने है, यहाँ पे जर्मनी ये सोचता था भाई टू फ्रंट थ्री फ्रंट इस तरह का वॉर नहीं खुले, मतलब एक साथ मुझे इधर इधर भी फाइट ना करना पड़े और इधर भी नहीं फाटना, क्योंकि इधर यदि देखोगे तो इधर तो फ्रांस था, तो फ्रांस तो इसका क्या राइवल कंट्री था, इनेमी कंट्री था, तो इसके साथ कभी फाइट होगा तो एक फ्रंट तो इधर खुल जाएगा। अब जर्मनी सोचता था तो भाई इधर भी यदि हम इसके साथ यदि इनेमिटी रखते हैं, ये दुश्मनी रखते हैं, तो ये इसके साथ भी फाइट हो जाएगा, तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे, फिर एक साथ कैसे दो फ्रंट तीन फ्रंट कैसे हम फाइट करेंगे। ठीक। तो इसीलिए जर्मनी इसको हमेशा इसको बफर स्टेट की तरह काम करवाता था, मतलब रखता था, इसीलिए इसको जरूरी थी। ठीक। रसिया और जर्मनी रसिया के साथ देखे तो विलियम सेकंड आने के बाद भाई इसको प्रेफरेंस देना छोड़ दिया, रसिया के साथ अलायंस बनाने छोड़ दिया, तो फिर रसिया भी क्या सोचा कि भाई हम भी तो कुछ करें, तो इसने क्या किया, फ्रांस ब्रिटेन के साथ वाले गुट में ये आ गया। समझ गए, यहाँ तक का स्टोरी ये है। डेट नेप देखियो, ये जो डेट है ना, ये आप मान के चलो 1800
80 के बाद से लेकर 1912 तक 80 1800 1890 से लेके आप 1912 तक, इस ये पीरियड के बीच की बात है, समझ गए? ये 10 से 20 20 ईयर का जो पीरियड है ये, ठीक है? ये पीरियड है, इसको बोला जाता है जो मतलब इसमें इस पीरियड में क्या होता है, आर्मनाइजेशन पीस, मतलब क्या हो गया, आर्मी और मतलब डिफेंस, इसको आप स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं पीस के साथ। अभी कुछ कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है, अभी केवल तैयारी चल रही है जो आगे क्या करना है, समझ गए? तो यहाँ तक का आपका स्टोरी ये है। दूसरा एक स्टोरी होता है क्या, जापान 1902 में होता है, या 1902 या 1904 के बीच में क्या होता है, एंग्लो एंग्लो जापान ट्रीटी, एंग्लो जापान ट्रीटी। चलिए पहले हम एंग्लो जापान ट्रीटी से पहले हम ब्रिटिश और रशिया के बीच में क्या क्या प्रॉब्लम था और क्या बात था। देखिए, ब्रिटिश और रशिया के साथ प्रॉब्लम ये था कि रशिया ब्रिटिश चाहता था जो भाई एशिया के अंदर जो मेरा इंडिया है ना कॉलोनी, इंडिया कॉलोनी है, इसमें यहाँ पे ये तिब्बत है, ये तिब्बत है, तो वो कहता था जो भाई रसिया को, जो तुम ये इधर की तरफ मत आओ, इधर की तरफ मत आओ, चाइना इधर, ये जो है ना इसके तरफ मत आओ, मतलब इस एक तरीके से बफर बना के तिब्बत को रखना चाहता था, और ये चाहता था रसिया इस तरफ ना आए, ये चाइनीज के रास्ते से तिब्बत के रास्ते से इधर ना आए। तो एक तो ये था ब्रिटिश का। दूसरा ये था कि इसको कहता था तो रसिया और ब्रिटिश के बीच में हो गया, चलो भाई ठीक है। फिर हो गया अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को लेकर क्या हुआ, आप देखे थे ना उसके टाइम इंडियन, आप हिस्ट्री पढ़ते तो उसमें देखते हैं ना जो भाई वेस्टर्न फ्रंट पे हमेशा ब्रिटिश को डर रहता था रसिया को लेकर, ठीक है? अफगानिस्तान के मुद्दे पे भी दोनों के बीच में बातचीत हो गई, चलो चलो भाई, तो रसिया ने बोला ठीक है अफगानिस्तान में भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, चलो ठीक है। तीसरा कौन था, ईरान। ईरान को लेकर ये बात हुआ जब, चलो भाई ठीक है, आधा तुम सौदर्न मतलब नॉर्दर्न की तरफ से हम और सौदर्न की तरफ से तुम, ये ईरान का मैप हो गया, तो बोला आधा तुम अपने कंट्रोल में रखोगे, अपने डोमिनेंस में रखोगे, इधर वाला हम रखेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम था दोनों का सॉर्ट आउट हो गया था ब्रिटिश और रसिया के बीच में। तो इस दोनों का और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम था नहीं, मेन था जो कॉलोनी को लेकर ही था, जो भाई रसिया इसमें इंटरवीन ना करे, ठीक। अब देखते हैं एंग्लो रशिया, एंग्लो रसिया जो एंग्लो और जापानीज ट्रीटी क्या है वो मैं दिखाता हूँ। ये क्या हुआ 1902 ये 4, इसमें क्या हो गया कि जापान जो था एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन के उभरा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के थ्रू, ये एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के थ्रू इसके इंडस्ट्री भी स्ट्रांग हो गए थे, ठीक। और नेवी के फ्रंट पे ये बहुत स्ट्रांग हो गया था। अब नेवी के फ्रंट पे स्ट्रांग हो गया था, तो अमेरिका उस टाइम यदि देखो तो ब्रिटेन क्या था, वर्ल्ड पावर था, अमेरिका कोई इस टाइम नहीं था, ब्रिटेन एक वर्ल्ड पावर था। तो जैसे अभी प्रेजेंट में यदि चाइनीज यदि नेवी स्ट्रांग होता है, चाइनीज मान लो कि कोई एयरक्राफ्ट कैरियर बनाता है, अभी उसके बाद तीसरा, अभी कल या परसों में उसने कमीशन किया है, यदि चौथा बनाता है तो अमेरिकन का कान खड़ा हो जाता है, भाई ये क्यों एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, हम पैसिफिक में तो हम स्ट्रांग है ना, ये एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा, इसका मतलब क्या, वाटर के अंदर डोमिनेंस बढ़ाएगा, ओशन में डोमिनेंस बढ़ाएगा। उसी तरीके से ब्रिटेन का ये हमेशा उस टाइम रहता था, कोई भी नेवी स्ट्रांग होता था तो भाई उसको ब्रिटेन उसके साथ उसका प्रॉब्लम या तो ट्रीटी करता था या उसको फिर वॉर में चला जाता था, उसी बैलेंस ऑफ पावर को इक्वेट करने के लिए उसके साथ अलायंस करता था या फिर किसी भी तरीके का कॉन्स्पिरेसी में लगता था, ठीक। तो अभी क्या हुआ, जापान स्ट्रांग हो गया था, ठीक। लेकिन एक चीज़ था कि जापान तो एशिया के अंदर था, तो जापान को लेकर उसे ये रहता था, तो भाई एशिया के अंदर कॉलोनी में जापान का एग्रेशन ना बढ़े या जापान इधर ना आए, तो जापान के साथ इन दोनों के बीच में ट्रीटी हो गया हुआ था। ये ट्रीटी क्यों हुआ, ये ट्रीटी क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन मैं बताता हूँ। 1800 70 या 72 या आई थिंक इसी टाइम में क्या हुआ था कि जापान ने क्या किया था, चीन को हरा के चीन के बहुत सारे पार्ट को कब्जा कर लिया था। तो फिर रसिया ने क्या किया, जिस एरिया पे जापान ने कब्जा किया था उसको डिफीट करके जापान से छीन के फिर चाइनीज को दे दिया था, ठीक है। उस टाइम रसिया बहुत स्ट्रांग था, समझ गए, उस टाइम बहुत रसिया स्ट्रांग था। तो ये चीज़ हुआ, जापान को ये बहुत ही क्या कह सकते हैं डिमोरलाइज किया था उस एक्टिविटी को लेकर, क्योंकि भाई मैंने
लड़ाई में हराया तो तुमने मुझे हरा के तुम उसको वापस दे दिए। तो जापान को इससे बहुत बड़ा खुन्नस था रशिया को लेकर, ठीक। जापान चाहता था कि भाई हमें यदि अमेरिका इधर ब्रिटेन के साथ हम यदि ट्रीटी कर लेंगे, तो जापान पे यदि हम अटैक भी करते हैं, अति रशिया पे हम अटैक भी करते हैं, तो ब्रिटेन यहाँ पे मेरा कुछ बिगाड़ेगा नहीं, क्योंकि ब्रिटेन एक पावरफुल कंट्री है। तो ब्रिटेन और जापान के बीच में ट्रीटी हुआ। ट्रीटी यही हुआ कि जो भाई यदि हम किसी के साथ लड़ेंगे तो तुम उसका साथ नहीं दोगे, न्यूट्रलिटी रखोगे, ठीक। ये सोच के क्या किया जापान ने 1905 में रशिया को हरा दिया, रशिया को फाइट में हरा दिया, रशिया के साथ लड़ाई हुआ, रशिया को लड़ाई में हरा दिया। रशिया एक बहुत बड़ा कंट्री था उस टाइम, रशिया को इस बात की बहुत मतलब ये हुआ भाई एक छोटी सी कंट्री हमें हरा दिया। आप यदि देखोगे जो रशियन रिवोल्यूशन होता है 1917 में, 1917 में ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जो वहाँ पे जार था ना, वहाँ पर जार जो था उसको इससे उसका इमेज बहुत डाउन हुआ था, ठीक। उसी के बाद 1905 के बाद ही देखोगे ड्यूमा, रशिया के अंदर ड्यूमा का फॉर्मेशन होता है। ड्यूमा जो उसको पार्लियामेंट कहते हैं, ड्यूमा के कुछ पावर वावर देता तो नहीं है, लेकिन ड्यूमा का फॉर्मेशन होता है। और ये बोल्शेविक मेंशेविक ये सब इस तरीके का शुरू होता है। ये आप यदि देखोगे तो उन्हें रशियन रिवोल्यूशन के अंदर यदि देखोगे तो एक खूनी रविवार इस तरीके का कोई घटना भी हुआ था। तो यही सब पीरियड है, उसमें ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जापान ने जब रशिया को हराया तो रशिया कमजोर हो गया था, ठीक। तो ये सब घटना हुआ था। अब इससे क्या हो गया कि रशिया को भी डिपेंडेंसी बढ़ गई। रशिया भी चाहता था तो भाई हमारे पास यदि ब्रिटेन और फ्रांस वाले जो गुट है उसमें यदि हम आ जाएंगे तो हम थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएंगे, समझ गए। तो एक तो ये हो गया। तो यहाँ पे हम ये सारे इश्यूज देख लिए, एक ब्रिटेन फ्रांस वाला देख लिए, ब्रिटेन फ्रांस का देख लिए, अफ्रीका के अंदर जो हुआ था वो, और ब्रिटेन और जापान को देख लिए, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रिटेन फ्रांस और रशिया का हम ये देख लिए, ठीक। अभी और भी बाकी है, अभी और भी बाकी है, अभी इटली बाकी ही है, ठीक। अब देखो मेन जो इशू होता है एक स्लाव स्लाव जो एथनिक ग्रुप है और जो बाल्कन स्टेट में जो प्रॉब्लम है वो होता है मेन इशू। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इशू है, समझ गए। ये देखो इसमें क्या होता है, जो आप देखोगे बोस्निया हर्जेगोविना, बोस्निया हर्जेगोविना जो था 1848 में आप देखे थे, ये क्रीमियन वॉर के इसके बाद, क्रीमियन वॉर के बाद ही आई थिंक, उसी उसी वॉर के बाद ही क्रीमियन वॉर के बाद ही, उसी वॉर के बाद क्या हुआ था जब रसिया ने क्या किया था, टर्की को हरा दिया था, टर्की को एकदम से कमज़ोर कर दिया था। तो यहाँ पे जो ओटोमन एम्पायर थे उससे बहुत सारे कंट्री टूट गया था। टूटने के बाद तो रसिया ये समझता था मेरा ही कंट्री कंट्री है, तो मेरा ही बनाया हुआ कंट्री है, ठीक है। लेकिन इससे क्या हुआ, ऑस्ट्रिया हंगरी अपने आप को कमज़ोर समझा, तो भाई ये स्लाब पे कंट्रोल रसिया का हो रहा है, ठीक। क्योंकि रसिया ने टर्की को हराया, उसकी वजह से जितने भी थे टर्की के कंट्रोल में जितना भी स्लाव वाला रीजन, बाल्कन स्टेट का रीजन था, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करने लगे थे, ठीक है। तो इस ऑस्ट्रिया हंगरी इससे कमज़ोर होने लगा था, अपने आप को कमज़ोर समझता था, क्योंकि ये समझता था तो भाई जो स्लाव वाला रीजन है, जो बाल्कन स्टेट है, उसमें हमारा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी के पास भी स्लाव था। इसीलिए बर्लिन कांग्रेस हुआ था। बर्लिन कांग्रेस में रसिया के बहुत सारे जो स्लाव वाला रीजन था, बाल्कन वाला रीजन था, उसको थोड़ा देना पड़ा था, ठीक। इसमें क्या हुआ था बर्लिन कांग्रेस में, जो बोस्निया हर्जेगोविना का जो रीजन था, बोस्निया, मैं आपको दिखाता हूँ मैप में, ये देखिए कहीं पे मैं दिखाता हूँ बोस्निया हर्जेगोविना का जो पार्ट, देखिए मैं आपको इसी सिंपल सी बात दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आप देख लें यूरोप का मैप, ये हो गया फ्रांस, ये हो गया जर्मनी, ठीक। ये जर्मनी, यहाँ पे ऑस्ट्रिया हंगरी समझिए, उस टाइम का ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है। और ये वाला जो रीजन देखते हैं, इधर आप देखोगे तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये स्विट्जरलैंड ये सब है, ये हो गया आपका इटली हो गया, ठीक। ये इटली हो गया। ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, ये था फला स्लाव वाला रीजन था। स्लाव में कौन कौन सा आता है, ये देखो आज के टाइम में जो क्रोएशिया है, सर्बिया है, रोमानिया है, ठीक। उसके बाद चेकोस्लोवाकिया है, ठीक। ये सब मोंटेनिग्रो है, ठीक। ये सब जितने कंट्री है ये बाल्कन वाला है, स्टेट है, स्लाव एथनिक ग्रुप के लोग रहते हैं। इधर ये सब जितना भी है वो उस टाइम ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था, ठीक। टर्की के कंट्रोल में ये था, समझ गए। तो बर्लिन कांग्रेस जो हुआ था, तो बर्लिन कांग्रेस में इस बात पे सहमति बनी कि जो ये बोस्निया हर्जेगोविना जो है, जो इससे टर्की से ऑटोमन एम्पायर से जो
अपने आप को अलग किया है, उस बोस्निया हर्जेगोविना अभी जो है वो ऑस्ट्रिया हंगरी के कंट्रोल में रहेगा। ठीक, ऑस्ट्रिया हंगरी के कंट्रोल में बोस्निया हर्जेगोविना ये रहेगा। लेकिन क्या हुआ, ये बर्लिन कांग्रेस में हुआ था, बर्लिन कांग्रेस में हुआ था। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उस टाइम में 1900 के टाइम में इस टाइम में क्या किया, ये 1907-8 की बात है। ठीक है, आई थिंक उसी टाइम की बात होगी, 1907-8 देखेंगे, हाँ वही उसी टाइम का बात है। ठीक, तो बोस्निया हर्जेगोविना को ऑस्ट्रिया ने क्या किया, एनेक्स कर लिया, अपने पार्ट में ले लिया। ठीक, अब देखो एक चीज़, देखिए एक चीज़ आप देखेंगे कि आप ये चीज़ तो देखे थे कि भाई ये इधर हो गया ऑस्ट्रिया हंगरी, इधर ऑस्ट्रिया हंगरी, और इसके बीच में क्या हो गया, सर्बिया। ठीक, एक सर्बिया भी था, दूसरा बाल्कन स्टेट भी था, सर्बिया भी था, और तीसरा इधर क्या हो गया, ये ऑटोमन वाला था। सर्बिया ये समझता था जो भाई, क्योंकि सर्बिया के अंदर भी था स्लाव एथनिक ग्रुप के लोग, सर्बिया समझता था कि बोस्निया हर्जेगोविना तो मेरा है, हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए। लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी ने क्या किया, इस बोस्निया हर्जेगोविना को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो इससे सर्बिया को प्रॉब्लम हुआ। सर्बिया चाहता था भाई हम ऑस्ट्रिया हंगरी बोस्निया हर्जेगोविना को अपने पास, अपने कंट्रोल में ले आए। ठीक, इसके लिए हमें ऑस्ट्रिया हंगरी से फाइट करना पड़ेगा। अब सर्बिया कभी भी कोई काम करता था तो रसिया के सपोर्ट से ही करता था। ठीक, लेकिन रसिया उस टाइम उतना स्ट्रांग था नहीं कि जैसे इसको हेल्प करे, ऑस्ट्रिया सर्बिया को हेल्प करे। तो ये मुद्दा क्या हुआ, दब गया इसमें। इसमें क्या हो गया कि इसको आप समझो कि इसको ठंडे बस्ते में रख दिया गया था, समझ गए। अब देखेंगे, अब देखोगे कि एक चीज जो है, अब अफ्रीका के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो देखिए। अफ्रीका के अंदर क्या हुआ, बर्लिन कांग्रेस में जो हुआ था, बर्लिन कांग्रेस में इटली का जो मन था कि जो भाई मुझे भी बहुत सारा पार्ट मिलना चाहिए, वो पूरा नहीं हुआ था, पूरा नहीं हुआ था। इटली ने क्या किया, इधर अफ्रीका के अंदर वो चाहा कि भाई हमें भी कुछ चाहिए था, हमें भी कुछ चाहिए। तो इसने क्या किया, लीबिया वाला पार्ट जो त्रिपोली वाला जो है, उस पे उसको वो एनेक्स कर लिया। ठीक, लीबिया को ये एनेक्स कर लिया। तो इसके लिए इसको किससे फाइट करना पड़ा, इसके लिए, क्योंकि ये जितना भी था ये ऑटोमन एम्पायर वाले पार्ट थे, तो इससे इसको फाइट करना पड़ा ऑटोमन एम्पायर के साथ, मतलब टर्की के साथ इसे लड़ना पड़ा, टर्की के साथ इसको लड़ना पड़ा। लेकिन इधर क्या किया कि ये फ्रांस ने बोला इटली को, चलो भाई तुम यदि इधर ट्रिपोली अपने कब्जे में ले रहे हो, तो तो मतलब एक ये चीज़ बोला, चलो ठीक है। फ्रांस उस पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन आप देखोगे बाकी को, तो बाकी को बहुत सारा मतलब पूरे यूरोप के अंदर रिएक्शन आया था, सब इस चीज़ को नहीं। और दूसरा चीज़ क्या हो गया कि इधर टर्की के अदर पार्ट, एक यहाँ पे आइलैंड था, उसको भी इधर ये क्या कहते हैं हम, इटली ने अपने कोई एजम्पशन आइलैंड करके ऐसे ही कुछ था, कोई आइलैंड था, उसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश किया था। ठीक, इधर मोरक्को पे जब फ्रांस ने अपने कंट्रोल में लिया, तो फिर जर्मनी ने क्या किया था, अपना यहाँ पे ये इधर सबमरीन भेज दिया था, यहाँ पे नवल भेज, मतलब नेवी अपना भेज दिया था जापान को डराने के लिए। ठीक, जापान मोरक्को को जापान और स्पेन ये जो दोनों था, ये अपने में बांट लिया था, तो इसको इधर भेज दिया था। ठीक, तो इटली ने इधर जैसे ही अपने इसको कंट्रोल में लिया, तो यूरोप के अंदर इसके बहुत सारे रिperकशन होने लगे। सब इसको बोलने लगे, भाई तुम्हें अभी क्यों जाना, क्योंकि टर्की बहुत उस टाइम कमज़ोर हो चुका था। ठीक है, टर्की इस टाइम में जैसे ही टर्की इधर ये हुआ, कमज़ोर होता गया, तो जो स्लाव वाला रीजन था, स्लाव वाले रीजन के अंदर तीन चार कंट्री, एक हो गया आपका बुल्गारिया, बुल्गारिया। ठीक, दूसरा हो गया ग्रीस, तीसरा रोमानिया। ठीक है, रोमानिया। ये तीनों ने देखा कि भाई अभी ये टर्की कमज़ोर है, तो हम क्या करते हैं इसको मतलब इसके साथ मतलब लड़ाई करके इससे हम अलग हो जाते हैं। ठीक, तो इसने इसके साथ, टर्की के साथ इसमें मतलब लड़ाई हुआ, इसका वॉर हुआ, बैटल हुआ। ठीक, इसके बाद क्या हो गया, ये तीनों
अलग हो गए। जो सर्बिया और ग्रीस, बुल्गारिया, बुल्गारिया, ग्रीस और सर्बिया, ये यहाँ पे सर्बिया था, ये तीनों ने मिलकर क्या किया, नोट रोमानिया, सर्बिया था, ये तीनों मिलकर टर्की को हराया था, ठीक, 1912 के टाइम में ये हराया था, समझ गए। इसको बाल्कन लीग भी बोला जाता था, ठीक है। टर्की को इससे बहुत डैमेज हुआ था, इससे बहुत डैमेज हुआ था। उधर ट्रिपोली पे, जो लीबिया का राजधानी था ट्रिपोली, उस पर इटली ने अपना कंट्रोल कर चुका था। लंदन में एक इससे पीस की भी बात हुई, लेकिन इस पे कुछ ज़्यादा निकल के नहीं है। टर्की के प्रति लोग सहानुभूति दिखाया बस, और उसको वो इटली को थोड़ा सा उसमें क्रिटिसाइज किया गया, ठीक। यूरोप में केवल कॉन्स्टेंटिनोपोल जो है वही केवल अब टर्की के बीच में बचा था, समझ गए। तो इस तरीके से टर्की हो, मतलब बाल का इधर ऑटोमन एम्पायर एक तरीके से टूट चुका था, एक तरीके से मानिए। अब देखिए मेन एक चीज़, एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कि जब बुल्गारिया, ग्रीस और सर्बिया जब ये टर्की के साथ लड़ रहे थे, तो उस टाइम जो है वो बुल्गारिया ने सबसे ज़्यादा आर्मी दिया था, ठीक है। नौसैनिक जो नेवी होता है वो ग्रीस ने दिया था। फिर उस ग्रीस ने दिया था, बुल्गारिया ने अपने अ, उस टाइम बुल्गारिया थोड़ा-सा डोमिनेट करने की कोशिश किया था, क्योंकि बुल्गारिया ने अपना आर्मी दी थी और ग्रीस अपना नेवी दिया था, ठीक है? अपना डोमिनेंस करने की कोशिश की। इसके लिए क्या हुआ, 1913 में, 1913 में क्या हुआ, बुल्गारिया ने क्या किया, सर्बिया के ऊपर और अटैक कर दिए। क्योंकि जब भाई बुल्गारिया बोला कि भाई इसमें सबसे ज़्यादा मेरा रोल है, अभी इसको हराया हूँ, टर्की को हराया हूँ। तो बुल्गारिया अपना कुछ शर्त वर्त रखा, तो वो मानने की कोशिश नहीं की, तो बुल्गारिया ने क्या किया, सर्बिया के ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन सर्बिया के ऊपर अटैक कर, लेकिन ये फिर अटैक क्या हुआ कि वो वापस ले लिया, क्योंकि वहाँ पर जैसे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे चेंज हो गया, ऐसे उसको वापस ले लिया, ठीक है। तो बुल्गारिया की जो सेना को मतलब ऑस्ट्रिया उसको मतलब प्रोवोक कर रहा था, ऑस्ट्रिया उसको हेल्प कर रहा था। अब ऑस्ट्रिया क्यों कर रहा था ये तो आप जानते हैं, क्योंकि सर्बिया ऑस्ट्रिया में पड़ता नहीं था पहले से ही, ठीक। बाल्कन वो स्लाव को लेकर, और सर्बिया को हेल्प कौन करता था, सर्बिया को हेल्प रशिया करता था, ठीक। तो ये उस टाइम का स्थिति था। इस स्थिति को देखते हुए, मतलब इसी टाइम में क्या किया, रोमानिया ने क्या किया, अपना एक कोई पुराना प्रॉब्लम था, तो रोमानिया ने क्या किया कि इसने इधर न सोचा उधर, ये रोमानिया सीधे बुल्गारिया पे अटैक कर दिया। बुल्गारिया ने क्या किया, सर्बिया पे अटैक किया, तो बुल्गारिया को सपोर्ट कर रहा था ऑस्ट्रिया हंगरी, और सर्बिया को सपोर्ट कर रहा था रसिया, ठीक। तो यहाँ पे युद्ध हुआ नहीं, चलो भाई इसमें मतलब बात को खत्म कर दिया गया। इधर क्या हुआ, रोमानिया सोचा कि चलो भाई ठीक है, मुझे भी मौका है, तो इसका भी प्रॉब्लम था, ये क्या किया, बुल्गारिया पे अटैक कर दिया। ये जैसे ही अटैक किया, तो टर्की ने भी क्या सोचा कि बुल्गारिया के विरुद्ध वो भी अटैक में चला गया। क्योंकि यदि देखोगे तो ये जो बाल्कन वॉर जो हुआ था, तो उसमें बुल्गारिया ने टर्की को हराना में बहुत ज़्यादा उसका रोल था, क्योंकि आर्मी उसी का था। जैसे ही रोमानिया बुल्गारिया पे अटैक किया, तो फिर टर्की ने भी बुल्गारिया के ऊपर अटैक कर दिया। और बुल्गारिया का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। अब युद्ध में जो जिसको भी जिसको मतलब जो जीता था 1913 में, बुल्गारिया के जो कैपिटल है वो, वहाँ पे एक संधि हुई परिणाम से, ठीक। और संधि में हुआ था बहुत सारा पार्ट जो है मैसेडोनिया, ग्रीस को और सर्बिया को देने पड़े, बहुत सारे पार्ट जो था बुल्गारिया का, कुछ पार्ट इसको ग्रीस को देना पड़े, कुछ सर्बिया को देना पड़े। तो ये बाल्कन इशू हुआ था, समझ गए। फर्स्ट बाल्कन देख लिए थे, सेकंड बाल्कन ये था, ये दोनों बाल्कन मेन इशू था वहाँ पे। अब यदि जब देखोगे इटली को लेकर, तो इटली ने जब इधर अफ्रीकन स्टेट में जब वो अपना इंटरवेंशन स्टार्ट किया था, तो ये इधर फ्रांस ने ये सोचा कि भाई अभी इटली को थोड़ा सा ढीला हाथ दे देता है, और बोला कि भाई चलो कोई नहीं, तुम इधर कंट्रोल कर लो। क्योंकि फ्रांस चाहता था कि भाई फ्रांस को जर्मनी से प्रॉब्लम था, भाई जर्मनी स्ट्रांग ना होता, फ्रांस चाहता जितना भी अपना मित्र बनाए वो अच्छी बात है। तो इटली के साथ वो ये मतलब फ्रेंडशिप करने की कोशिश किया था। आप देखो सब मिला के ये पूरा बैकग्राउंड आपका हो गया।
ये सारा बैकग्राउंड हो गया। तो अभी अब देखोगे कि कौन कौन सा मित्र मित्र हो गए थे, ठीक। अब देखोगे, अब आता है मेन कॉज जो होता है सेराजेवो इंसिडेंट इन द वॉर। सेराजेवो इंसिडेंट इंसिडेंट जो होता है, ऑस्ट्रिया हंगरी का राजकुमार था, वो आया था सर्बिया, वहाँ पे उसको मार दिया गया था, समझ गए, मार दिया गया। तो फिर ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को बोला कि हाँ, कुछ शर्त रखा। तो सर्बिया वो शर्त मानने को भी तैयार था, लेकिन लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी ने को तो केवल सर्बिया को हराना था, क्योंकि सर्बिया को क्यों हराना था, वो तो आप इससे पूरे पीछे देख रखे हो। इस पीछे देख रहे हो क्या सारे इश्यूज है, बाल्कन स्टेट को लेकर क्या इश्यूज है। इसको हराना था, इस पे वॉर वॉर करना था, क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी को क्या किया, जर्मनी ने चढ़ा रखा था, जब भाई कोई नहीं तुम लड़ो, हम तुम्हारे पीछे। आ सर्बिया को क्या था, सर्बिया को रशिया का पावर था, जो भाई रशिया में सपोर्ट करेगा, ठीक। ऑस्ट्रिया हंगरी ने क्या किया, इसको अटैक कर दिया, सर्बिया के ऊपर अटैक कर दिया। जैसे ही सर्बिया पर अटैक किया, तो फिर सर्बिया अटैक किया, तो फिर रसिया इसको हेल्प करने के लिए आ गया। और इधर देखोगे तो ये ऑस्ट्रिया हंगरी को जर्मनी हेल्प करने के लिए आ गया। जर्मनी ने क्या किया इधर, जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी जैसे ही इसके ऊपर अटैक किया, जर्मनी ने सीधा क्या किया, ऊपर की तरफ से लगे लग्जमबर्ग को अपने कब्जे में ले लिया। लग्जमबर्ग जैसे ही इधर अटैक किया, तो ब्रिटेन ब्रिटेन अपना देखता रहा, ब्रिटेन, तब उसके बाद ब्रिटेन आ गया और फ्रांस आ गया, ब्रिटेन फ्रांस आ गया इसको हेल्प करने के लिए। भाई तुम इधर क्यों, लग्जमबर्ग की तरफ क्यों आया, तुम्हें इधर फाइट करना था, तुम अपना इधर ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ तुम अपना उधर फाइट करते, लेकिन ये हुआ ना, इधर ऐसे ही है, तो ब्रिटेन फ्रांस आ गया, समझ गए। अब देखो, यहाँ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, समझ गए। आप बोलोगे टर्की किसके साथ आया, टर्की किसके साथ आया, टर्की था ऑस्ट्रिया हंगरी एंड जर्मनी, इसके साथ टर्की आ गया था, टर्की आ गया था, समझ गए। क्योंकि ऑटोमन एम्पायर जो टूटा था ना, ऑटोमन एम्पायर जो टूटा था, उसमें सर्बिया को बहुत ज़्यादा रोल था। सर्बिया सबसे पहले का बहुत ज़बरदस्त रोल था। या इधर देखोगे, इधर वाले पार्ट में जितने भी इजिप्ट हो गया, मोरक्को हो गया, ये सब जितना भी है, सब में ब्रिटेन और फ्रांस ने इसको अपने साथ ले लिया था, ठीक है। तो टर्की क्या हो गया, इसके साथ आ गया। अब देखोगे दूसरा इधर, उधर देखोगे तो फिर ब्रिटेन फ्रांस और रसिया का अपना गुट था। 1917 में क्या हुआ कि रसिया को देखिए, तो रसिया के अंदर रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। तो 1917 के अक्टूबर में, अगस्त या अक्टूबर के अंदर, नहीं नहीं, अप्रैल में, 1917 में अप्रैल में ये वापस चला जाता है रसिया। मतलब रसिया जो था, जर्मनी के साथ एक ट्रीटी कर लेता है, बोलता है कि चलो हम अब इस वॉर में अब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक। ये 1914 में स्टार्ट हुआ था, ये 1917 की बात है। तो रसिया बाहर निकलता है, जैसे ही रसिया बाहर निकलता है, अमेरिकन आ जाता है। अमेरिकन आता है कब, 1917 के सितंबर के लगभग में आ जाता है अमेरिकन। तो यहाँ से आपका वॉर स्टार्ट होता है। अब देखोगे, यदि आप वॉर में देखोगे, मोटा मोटी ये सारा पूरा हिस्ट्री है, ये पूरा मोटा मोटी यदि देखोगे कारण, तो एक तो सबसे पहले कारण क्या था, आप देखोगे, आप ऊपर से उठा के देखोगे, तो एक तो सबसे पहले कारण क्या था, एक तो नेपोलियनिक वॉर। नेपोलियनिक वॉर के बाद क्या हुआ, आप देखोगे यूरोप के अंदर नेशनलिज्म, हाइपर नेशनलिज्म आया। वियना कांग्रेस हुआ, वियना कांग्रेस के बाद क्या हुआ, नेशनलिज्म को दबाया नहीं गया, ठीक, दबाया नहीं गया। लेकिन इससे क्या हुआ, जो बाउंड्री था वो यूरोप के अंदर, वो टूट फूट गया था, समझ गए, टूट फूट गया था। इसके बाद आप देखोगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ है। जब ये दोनों यूनिफाई हो गया, फिर फ्रांस और जर्मनी के बीच में देखोगे 1870 का जो लड़ाई हुआ था, 1870-71 में क्या हुआ, ठीक, ये हुआ था। फ्रांस जर्मनी की दुश्मनी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, यहाँ तक का ये पूरा फैक्टर है। अब दूसरे फैक्टर में देखोगे, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया, ये इम्परलिज्म और कॉलोनाइजेशन, यहाँ से ये सब स्टार्ट होता है। इट इज ऑल मेन फैक्टर, ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर, ठीक, बैलेंस ऑफ पावर देखोगे, नेवी और आर्मनाइजेशंस, आर्मनाइजेशंस देखोगे, ठीक। उसके बाद आप देखोगे तो क्या होगा, क्या होगा फिर, सीक्रेट अलायंस, सीक्रेट अलायंस, ठीक। ट्रस्ट डेफिसिट, ट्रस्ट डेफिसिट, आप इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, ट्रस्ट डेफिसिट, ये सब चीज स्टार्ट हुआ था। मिलिट्राइजेशन जिसको बोलते, मिलिट्राइजेशन, ठीक है। जो ट्रस्ट डेफिसिट और सीक्रेट अलायंस, ये बहुत बड़ा फैक्टर था, समझ गए। और उसके बाद देखोगे तो
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में देखोगे तो एक यूरोपियन यूरोपियन कॉन्सर्ट था, यूरोपियन कॉन्सर्ट कॉन्सर्ट था जिसका मेन काम था कि जो है यूरोप में किसी भी तरीके का जो प्रॉब्लम हो तो उसको दूर करे। मतलब इसका मेन क्या क्या काम क्या था, जो वॉर को रोकना। तो 14 से पहले तक इसने कुछ 5-6 बार लड़ाई को रोका था। जैसे कि देखे थे ना किस टाइम, जब सर्बिया और उसके बीच, ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच में एक पहले हुआ था। जब हाँ, बोस्निया हर्जेगोविना को जब ऑस्ट्रिया हंगरी ने एनेक्स कर लिया था, बर्लिन कांग्रेस को का जो 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 रिजल्ट आया था उसको ठुकरा के फिर ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोस्निया हर्जेगोविना को एनेक्स किया था। तो उस टाइम सर्बिया ने चाहा इस पे अटैक